Namaskar दोस्तों, रोहित here. Today we are going to discuss about the ideology of जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अपने बिहार से हैं और आपको पता है कि जब इमरजेंसी होता है तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला कोई और नहीं जयप्रकाश नारायण होते हैं. ये जितने नेता आप देखते हैं, बीट लालू यादव, बीट रामविलास, बीट नीतीश कुमार और अदर लीडर्स जो देश के राष्ट्रीय पटल पर हैं, बीट रविशंकर और कोई भी हो, ये सारे सुशील कुमार मोदी, ये सब सारे लोग उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं जिसका हेडमास्टर जयप्रकाश नारायण थे. आपको पता होगा कि अगर आप पटना उतरते हैं तो पटना का नाम क्या है? लोकनायक. एक ऐसा व्यक्ति, लोक मतलब जनता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट. लोकमान्य किसको कहते हैं? लोकमान्य तिलक को बोलते हैं. लोकनायक किसको? लोकनायक किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं. इन्हीं के नाम पर पटना एयरपोर्ट है. देखो, जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है. कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है. अग्निकुंड में ज्वाला बूझते देख स्वयं कूद जो पड़ता है. अगर जेपी को पढ़ना है तो एक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, जयप्रकाश, तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए राम वृक्ष बेनीपुरी की. और एक इनकी जेपी की किताब है जिसका नाम है वाई सोशलिज्म, प्योर सोशलिज्म, ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए. ये इनका पूरा सोशलिस्ट थॉट इस किताब में लिखा हुआ है वाई सोशलिज्म में. जेपी सोशलिज्म का प्रणेता है. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस सोशलिज्म की बात करते हैं जेपी. तो वाई सोशलिज्म जो किताब है बड़ा ही उम्दा किताब है, आपको पढ़ना चाहिए. देखो, जब तुम जेपी को हम पढ़ाएंगे तुमको, तो तुम बस सुनो, हम नोट्स लिख के देंगे. इसका नोट हम ही तैयार कर रहे हैं. जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट हम खुद ही तैयार करके तुमको देंगे. देखो, जेपी को जब तुम पढ़ोगे तो जेपी का आइडिया तुमको बहुत ही यूटोपियन लगेगा, और जो कि है भी. नहीं तो अगर इतना अच्छा आइडिया हुआ होता तो इसको उतार दिया गया होता. इमरजेंसी के समय ये पहला नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनवाने में हेल्प करते हैं, उसके सूत्रधार रहते हैं. पर इनकी आइडिया तुमको बहुत ही यूटोपियन लगेगी, बहुत आइडियलिस्टिक लगेगी, एक फैंटेसी लगेगा कि मेरा फैंटेसी, जैसे तुम लोग तो मेरा फैंटेसी ये है, फैंटेसी लगेगा. देखो, हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. तो बस खुश रहने के लिए कि हाँ एक आइडियोलॉजी है. जिस व्यक्ति जो वाइट सोशलिज्म में कहते हैं, इनका जो आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म है उसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ध्यान से यही की टर्म है, इसको बस लिख देना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. मेंस में इट इज ऑल अबाउट द की टर्म्स. जो कीवर्ड है लिख देना कि द सोशलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय द जेपी इज कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. खेला हुआ खत्म. हम लोग और जेपी को पढ़े पर थोड़ा सा हमको और जानना चाहिए, क्योंकि वाइट सोशलिज्म का बात हुआ. व्हाट इज सोशलिज्म? क्या है सोशलिज्म? सोशलिज्म मतलब होता है व्हेन पीपल कलेक्टिवली कंट्रोल्स और कलेक्टिवली owns or controls the means of production and overall wealth. मतलब बहुत ही एलिमेंट्री डिफिनेशन है, पर हम लोगों को एलिमेंट्री चीज को ही याद रखना है. अगर मानते हैं कि इस देश में ये रिसोर्स है, इस देश में 100 लोग रहते हैं और इस देश का जीडीपी 100 है, तो इगैलिटेरियन समाज होगा. इस 100 व्यक्ति का बराबर हक होगा इसके चीजों पर. इसका मतलब इस सोशलिज्म कहता है कि ये 100 व्यक्ति कलेक्टिवली इस पूरे चीज को कंट्रोल करते हैं. अगर इसको और हम लोग छोटे लेवल पर देखें तो मानते हैं कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं और यहां पर 10 एकड़ जमीन है. ये जो 10 एकड़ जमीन है किसी भी इंडिविजुअल का नहीं है, ये गांव के लोग कलेक्टिवली ओन करते हैं और ये कलेक्टिवली 100 लोगों का जमीन है. यही है सोशलिज्म. मतलब जो भी वेल्थ और रिसोर्स है उसको हम लोग कलेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, कलेक्टिवली ओन करते हैं. यही है आइडिया ऑफ द सोशलिज्म. देखो, उससे पहले पढ़े तो हम लोग पहले जब भी स्टार्ट किए हैं तो हमने क्या किया है, आपको हमने बोला है कि बाबू हम कुछ कोट तुमको देंगे. तो जेपी पर बहुत सारा कोट है. वो जो तुम्हारा ये किताब है बाबू, बार बार तुमको बता रहे हैं, इस किताब में बहुत बढ़िया चीज दिया हो, इसको लिखना है. ठीक है, तो इसमें से एक कोट तुम लिख लेना जो हमको पसंद है. जो बुक में कोट होता है वो हम नहीं देते हैं जानबूझकर, कि हम तुमको कुछ नया कोट दे दें. बुक में तो है ही, वहां से तुम कोट नहीं लोगे. तो हम जो कोट तुमको देंगे, राजेंद्र प्रसाद बोले हैं जेपी के बारे में, इन जयप्रकाश नारायण
वी सॉ द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म एंड अनवेवरिंग इंटीग्रिटी। ये राजेंद्र प्रसाद का कहना है जेपी के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले हम थोड़ा सा जेपी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जेपी का जन्म कहां हुआ है? सितप दियारा, सारण जिला में हुआ है। जेपी जब नन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं तुमको, जब असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो जेपी पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं और जेपी भाषण सुनने चले जाते हैं अबुल कलाम का। और ऐसा कहा जाता है कि अबुल कलाम एक इलेक्ट्रीफाइंग वक्ता थे, इलेक्ट्रीफाइंग स्पीच देते थे। असहयोग आंदोलन के समय अबुल कलाम ने इतना जबरदस्त भाषण दिया कि जेपी का एग्जाम में मात्र 20 दिन बचा हुआ था, जेपी एग्जाम को छोड़ते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। यह था जयप्रकाश नारायण। अपना एग्जाम के 20 दिन पहले पटना कॉलेज के स्टूडेंट नन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़ते हैं और जेपी के माता पिता बड़े परेशान होते हैं, इनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है? इश्क मोहब्बत से दूर रहना है। रखना था उनसे दूरी पर हम दिल लगा बैठे, रखना था उनसे दूरी पर हम दिल लगा बैठे, वो भी ना मिले और हम खुद को बर्बाद कर बैठे। तो इनके घर वाला बोलते थे कि नहीं, तुम्हारा राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कूदना है, पर भाई कूद जाते हैं आंदोलन में। जैसे आपके मम्मी पापा परेशान, इनके भी मम्मी पापा परेशान। तो 20 दिन रहता है और ये आंदोलन में कूदते हैं और एग्जाम छोड़ देते हैं। उसके बाद तुम देखोगे कि जयप्रकाश नारायण 1929 में पंडित नेहरू के टच में आ जाएंगे और पंडित नेहरू और इनमें बड़ी गहरी दोस्ती होती है क्योंकि ये आदमी बहुत ही काबिल आदमी है। और पंडित नेहरू के कहने पर यह व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह व्यक्ति ज्वाइन करता है तो फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, उसे बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं एंड he was sent to the Nasik jail during the civil disobedience movement. But my dear friends, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति तब दर्ज करते हैं जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है। You must be knowing that the Quit India movement was an inflection point in the history of the India in the sense that out of all the movements of the Gandhi, it was a violent movement. It was a leaderless movement. It was not led by Gandhi. मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। ऑल द टावरिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वेर अरेस्टेड, बीट राजेंद्र प्रसाद, बीट अनुग्रह बाबू, बीट श्री कृष्ण सिंह फ्रॉम द बिहार और बीट एनीवन, सब लोग अरेस्ट हो जाता है। इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। इट वाज लेड बाय द सबअल्टर्न सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, रेडी वाला, किसान, मजदूर, ये लीड कर रहा था। इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट जब होता है सबसे ज्यादा दो जगह प्रभावित होता है, एक रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। रेल की पटरियां कबाड़ी जाती हैं, संचार व्यवस्था को ठप किया जाता है और पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश एकदम उबाल पर था। उस समय एक व्यक्ति राष्ट्रीय फलक पर इस अपनी उपस्थिति और हस्ताक्षर दर्ज करता है। उस व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को 9 नवंबर 1942 को उनको जेल कर दिया जाता है। He was sent to the हजारीबाग जेल। जब जेपी को हजारीबाग जेल में बंद रखा जाता है तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात होती है। जयप्रकाश नारायण की तबीयत बिगड़ी होती है, पर दो रिवोल्यूशनरी, बिहार के जो रिवोल्यूशनरी उनका नाम है योगेंद्र शुक्ला और शालिग्राम सिंह, बोलते हैं कि जेपी अगर निकलना है तो आज दीपावली की रात से हम लोग निकल चलते हैं। बड़ी सी दीवार थी, उस दीपावली की रात को इन दो व्यक्तियों के कंधों पर, हजारीबाग से अगर आप गया की दूरी देखेंगे तो तकरीबन अगर हमको ठीक से याद है तो 145 किलोमीटर की दूरी है। ये दोनों शेर जो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल के प्रणेता हैं, योगेंद्र शुक्ला और शालिग्राम सिंह, जेपी को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और गया पहुंचा देते। उसके बाद जेपी गया से फिर होते हुए बकरी का टापू निकल जाते हैं। जब बकरी का टापू पहुंचते हैं राजबिलास के जंगल में, तो यहां पर एक गुरिल्ला वारफेयर का स्थापना करते हैं और उसका नाम है आजाद दस्ता। जो आजाद दस्ता है यह क्या करता है? यह गुरिल्ला वारफेयर करता है। गुरिल्ला वारफेयर मतलब समझते हैं? गुरिल्ला वारफेयर का प्रणेता कौन है? शिवाजी है। गुरिल्ला वारफेयर का महारथी कौन है? बाबू वीर कुंवर सिंह है और उनका भाई अमर सिंह है। और गुरिल्ला वारफेयर का तीसरा बड़ा प्रणेता इस भारत के इतिहास में अगर कोई है तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं और आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर करता है। पर जेपी को इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। जेपी को जनता को जागरूक करना था। उसके लिए जो आजाद दस्ता है, इसके लिए एक रेडियो का प्रसारण होता है। उस रेडियो को प्रसारण को जो व्यक्ति लीड कर रहा है उसका नाम है लोहिया।
जो गुरिल्ला वारफेयर में जो सैनिक, जो फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे होते हैं, उनको बम बनाने की ट्रेनिंग देनी थी, उसके लिए लीड किया कर रहे थे नित्यानंद सिंह। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह आजाद दस्ता कमाल कर बैठता है। आजाद दस्ता जब कमाल करता है तो जेपी राष्ट्रीय फलक पर क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता के रूप में उभरते हैं। पर जैसे स्वतंत्रता मिलेगा, उससे पहले अगर हम लोग और घटना देखना चाहते हैं तो जेपी शुरू से सोशलिस्ट हैं। अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति किताब ही लिखता है जिसका नाम है वाई सोशलिज्म। मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रहे। 1931 में एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है पटना में। यूजुअली कदम कुआं में रहते थे और गंगा प्रसाद सिंह वगैरह के साथ इनकी दोस्ती थी, उन लोगों के साथ बैठते थे। तो 1931 में ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करते हैं। जब ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण मेरे भाई करेंगे, मेरे बंधु करेंगे, तो 1934 में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण कर देंगे। आचार्य नरेंद्र देव को उसका अध्यक्ष बनाएंगे और जेपी उसके सेक्रेटरी बनेंगे। यहां से मैं बस स्थापित करना चाहता हूं कि व्यक्ति का सोशलिस्ट लीनिंग इट हैज बीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। I just wanted to emphasize upon the fact because I have to come to the point of the democratic socialism. तो यहां पर इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि इनका सोशलिस्ट लीनिंग शुरू से रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान अगर रखते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर तुम देखो कि 1942 में हीरो बनते हैं। उसके बाद से जब इमरजेंसी लागू होता है तो उस समय टोटल रिवॉल्यूशन देते हैं। जो टोटल रिवॉल्यूशन का बात होता है, संपूर्ण क्रांति, इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होता है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? राजनीति से करप्शन को, भ्रष्टाचार को खत्म करना होता है। इनका टोटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कल्चरल रिवॉल्यूशन भी होता है। मतलब ओवरऑल रिफॉर्म की बात करते हैं संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण। पर यह हमारे डिस्कोर्स का चीज नहीं है। हमें तो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। हमें तो पढ़ना है कि व्हाट इज द सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू स्टडी दिस। तो हम लोग सोशलिज्म के बारे में देखते हैं कि सोशलिज्म का फिलॉसफी क्या चलता है और जेपी का सोशलिज्म का क्या आइडिया है। ये हमने आपके लिए लिख दिया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1911 में हुआ है, देहांत 1969 में हुआ है। ये जो फैक्ट मैंने बताया है हम खुद ही नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखेंगे तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करेंगे। ये इनका सर्वोदय का प्लान हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी में बात करेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण होगा, वाई सोशलिज्म वगैरह लिखेंगे। इनके जीवन पर 2-3 व्यक्तियों का बहुत प्रभाव है। एक है महात्मा गांधी, दूसरा है कार्ल मार्क्स और तीसरा है विनोबा भावे। हम लोग तीनों पढ़ेंगे। 1999 में इनको भारत रत्न मिलता है और 1965 में जो एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड कहा जाता है वो इनको मिलता है। ये ब्रीफ आइडिया है, हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब हम लोग इंटर करते हैं इनके आइडिया ऑफ द सोशलिज्म में, जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम सोशलिज्म पढ़ोगे, बी इट द सोशलिज्म ऑफ द लोहिया, बी इट द सोशलिज्म ऑफ द जयप्रकाश नारायण और द सोशलिज्म इन द जनरल, तो इस चीज को याद रखना कि हम कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हैं जो सीधे एग्जाम में चिपकाना है, हमको रटना है। किसी का सोशलिज्म होगा हम इसको चिपकाएंगे, क्योंकि सोशलिज्म का मूल आत्मा यही है। सोशलिज्म में कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड द पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना है। प्रोविजन फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, सबका पूरा विकास होना चाहिए, उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फुल डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल एंड द मोरल रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ, जो हम तुमको बताया 100 आदमी है, 100 बीघा जमीन है तो बराबर बांट दो। ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, इसको कहीं भी चिपकाएंगे। लोहिया का सोशलिज्म होगा, किसी का सोशलिस्टिक आइडिया होगा, उसमें हम लोग चिपकाएंगे। हम लोग पीएचडी तो करने के लिए बैठे नहीं है, हम लोग तो बस एग्जाम में नंबर स्कोर करना है। तो ये 4 पॉइंट को लिख के कॉमन दे दिए, हर जगह चिपका देना। अब हम लोग सोशलिज्म ऑफ जेपी देखते हैं, क्या सोशलिस्टिक आइडिया है जेपी का। देखो, एक सोशलिज्म के जो फिलॉसफी है उसको तुम कहते हो रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो मार्क्स वगैरह देते हैं। रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म का मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिसके पास अभी पूंजी है, जिसके पास इस देश का रिसोर्स है, इसको फोर्सफुली हम लोगों को धक्का देके भगाना होगा, फोर्सफुली देना होगा। इसका मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये एक वायलेंट मूवमेंट के थ्रू होगा। अगर हमको तख्ता पलट करना होगा, उसके लिए हमको जो भी मर्डर करना होगा, शटर करना होगा, करेंगे। इसको तुम कहते हो रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। मतलब जिसके पास संपत्ति है, अगर उससे छीनना है तो वो विरोध करेगा। अब वो जिस भाषा में समझेगा हम उसको समझाएंगे। ये आइडियोलॉजी है जिसको तुम कहते हो कि रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वायलेंट सोशलिज्म। पर जेपी का जो सोशलिज्म है, जिसको तुम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हो, ये गजब नायाब तरीका है सोशलिज्म का।
यही आपका कोर पॉइंट है जो आप मेंस में लिखेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? जेपी कहते हैं कि पहले हम लोग रिफॉर्म करेंगे, जनता में रिफॉर्म करेंगे, मतलब जनता को अवेयर करेंगे, सोशलिज्म के बारे में बताएंगे। जब जनता तैयार हो जाएगी तो जनता क्या करेगी? सोशलिस्ट लीडर को पार्लियामेंट में भेजेगी। जैसे कि सोशलिस्ट लीडर कौन है जी? अगर अभी तुम देखते हो तो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहता है कि लोहिया का पार्टी कहता है, सोशलिज्म पर काम करता है, ये कहता है। अगर आप जदयू में देखो तो केसी त्यागी है, अभी एक सोशलिस्ट लीडर है केसी त्यागी, पुराना जमाना का है। फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट लीडर है, ट्रेड यूनियन का लीडर है, सोशलिज्म पर बात करता है। तो समाजवादी पार्टी कहेगा कि हम सोशलिज्म पर करते हैं, आरजेडी कहता है कि हम सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। कितना करता है अब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, पर इन लोग कहता है कि हम सोशलिज्म पर काम करते हैं। तो इनका कहना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि ये कभी भी वायलेंट सोशलिज्म नहीं होगा। सोशलिज्म आएगा, स्लो आएगा, डेमोक्रेटिक वे में आएगा, वायलेंट सोशलिज्म कभी नहीं होगा। कैसे आएगा? हमने समाज की चेतना को तैयार किया। जब हमने समाज की चेतना को तैयार किया तो जब समाज रेडी हो गया तो हम और आप क्या चुनते हैं? हम आप अपने पार्लियामेंटेरियन को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं। वो जो विधायक जो चुनकर जा रहा है वो क्या होगा? वो एक सोशलिस्ट लीडर होगा। जब वो सोशलिस्ट लीडर होगा तो देश के पार्लियामेंट में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो वहां पर कानून कैसा बनाएगा? वो कानून बनाएगा जो सोशलिज्म को स्प्रेड करता है। ये आइडिया बहुत अच्छा है, पर जब हम इनके भर्त्सना करेंगे, जब क्रिटिसिज्म लिखेंगे तो यही बोलेंगे कि जो आइडिया है ये एक यूटोपियन आइडिया है। सुनने में कितना जबरदस्त लगा, पर समाज को तैयार करना इतना आसान बात है क्या? और अगर है भी तो दिस प्रोसेस विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। यस और नो? हम लोग क्रिटिसिज्म भी देखेंगे जेपी के फिलॉसफी का। बट माय डियर फ्रेंड्स, द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मींस ever violence. It will not be the transformation or the going to the path of the socialism will be in a very democratic way through the proper system. डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू जाएंगे हम लोग। इसी को तुम कहते हो डेमोक्रेसी सोशलिज्म। द होल आइडिया ऑफ द जेपी, द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म प्रोपगेटेड बाय द जेपी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कीवर्ड, द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समझ रहे बात को? अगर ये बात तुम समझ गए तो ठीक है, पर पूरे विश्व में जहां भी सोशलिज्म थोड़ा बहुत आया, जहां भी आया, चाइना में अगर तुम कहते हो रूस में आया, मानते हैं जिस लेवल का भी सोशलिज्म आया, कहीं भी शांतिपूर्वक सोशलिज्म नहीं आया है। हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। तो व्हाट इज द सोशलिस्टिक व्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण? माय डियर फ्रेंड्स, 4 पॉइंट को लिखना है एग्जाम में हम लोगों को जाकर। पहला, एडवोकेसी फॉर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो हमने आपको कहा। जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं जेपी, तो इसका मतलब कि जेपी किस चीज की बात कर रहे होंगे? डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब किस चीज की बात कर रहे होंगे जेपी? जेपी एक ऐसा सोसाइटी की बात कर रहे होंगे जहां पर सोशलिस्टिक सोसाइटी होगा। हाँ और ना भाई? जहां भी सोशलिस्टिक सोसाइटी होगा, इसका मतलब कि ये होगा कि सब लोगों को जीने का अधिकार होगा। हाँ और ना यार? यही तो होगा भाई। जब सब लोगों को आराम से जीवन जीने का अधिकार होगा, इसका मतलब कि जेपी सर्वोदय का भी बात कर रहे होंगे। व्हाट इज सर्वोदय? वेलफेयर फॉर द ऑल। It means fighting for the right of the marginalized section of the people. Yes or no? Dalit, scheduled caste, scheduled tribe. फिर से सुनो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तभी आएगा जब समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ तो है, तभी तो सोशलिज्म स्थापित हो रहा है। और यहां पर इसका मतलब कि जेपी के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में वन ऑफ द की एलिमेंट इज द सर्वोदय, और यहीं से जेपी का सर्वोदय से निकलता है भूदान मूवमेंट। पता नहीं तुम अप्रिशिएट कर पाए कि नहीं इस पॉइंट को। जो भूदान मूवमेंट है, माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग द पॉइंट कि इनका इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा है। हमने इसीलिए आपको यहां पर लिखा है कि विनोबा भावे से भी इन्फ्लुएंस है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि विनोबा भावे 1951 में भूदान पुचमपल्ली से भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। पुचमपल्ली तेलंगाना में भूदान मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, और 1953-54 में ये व्यक्ति भूदान मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। भूदान मूवमेंट में क्या होता है? भूदान मूवमेंट में ये हो रहा है कि जिनके पास बड़े बड़े लोग जमींदार हैं, उनके पास जमीन है, फोर्सफुली नहीं, वायलेंट नहीं, उनको समझा बुझाकर विनोबा भावे कहते हैं कि आपके पास जो जमीन है, मानते हैं कि अगर मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है तो इसमें से 200 एकड़ जमीन रखिए, 800 एकड़ दे दीजिए, जो लैंडलेस लोग हैं उनके पास जमीन हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
वेस्ट में दूसरे जगह फोर्सफुल एनेक्सेशन ऑफ द लैंड, यहां पर फोर्सफुल एनेक्सेशन ऑफ द लैंड नहीं है। जो भूदान मूवमेंट है, जिसको ग्रामदान मूवमेंट भी तुम बोल रहे हो, वो विनोबा भावे स्टार्ट करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस्ड जयप्रकाश नारायण भी होते हैं। और यहां पर सर्वोदय इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और यहां से जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म निकल के आ रहा है तो जेपी भूदान मूवमेंट के पार्ट बन जाएंगे और उसके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर बन जाएंगे। 53-54 में उसको ज्वाइन कर लेंगे भूदान मूवमेंट को जेपी। तो भूदान मूवमेंट पे जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, इनको जमीन दिया जाएगा, और जैसे जमीन दिया जाएगा इसका मतलब कि ये जो लैंड है ये कलेक्टिवली ओन्ड होगा। गांव के लोग इसको कलेक्टिवली ओन करेंगे, और गांव के लोग इसको कलेक्टिवली ओन करेंगे तो कलेक्टिवली इस पे काम करेंगे, जो इसका बेनिफिट होगा कलेक्टिवली आपस में बांटेंगे। यही तो आइडिया ऑफ द सोशलिज्म है। पर यह आइडिया उतना सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि जमींदार उसको देता नहीं है, तो ये हम लोग क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। पर यही इनका बेसिकली आइडिया ऑफ द सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ द जयप्रकाश नारायण है। तो पहला नंबर पॉइंट ये एग्जाम में चिपका के आना, दूसरा नंबर पॉइंट सर्वोदय चिपका के आ जाना, तीसरा नंबर जो इनका पॉइंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे जयप्रकाश नारायण। क्या है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी? देखो, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो फोकस ऑन ए स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री। जेपी का सोशलिज्म है कि जो स्मॉल एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है इसको फोकस करिए, और जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करिए, नेशनलाइज कर दीजिए। इसी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। यहां से फिर जेपी का पॉइंट आपको निकलेगा ग्राम स्वराज का। जेपी कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। सरकार को जो बड़े उद्योग हैं उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए, और सरकार का फोकस स्मॉल एंड द विलेज इंडस्ट्री पर होना चाहिए, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर होना चाहिए। मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। हम आप बताएं कि ये यूटोपियन स्कीम है कि नहीं? इंडिया में जितना डाइवर्सिटी है, अगर एक केंद्र की सरकार सब चीज को डिसेंट्रलाइज कर देगी तो कैसे काम कर पाएगी? सेंट्रलाइजेशन भारत ऐसे देश में जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जेपी का फिलॉसफी फेल करता है, जेपी का सोशलिज्म का आइडिया फेल करता है। अगर केंद्र की सरकार पावरफुल नहीं है, अगर तुम ग्राम स्वराज की बात करोगे तो यार तो जमीन का तो लैंड एक्विजिशन कभी हो ही नहीं पाएगा। जब लैंड एक्विजिशन कभी होगा ही नहीं तो उद्योग तो लग ही नहीं पाएगा। तुम ग्राम स्वराज को इतना पावरफुल बना दोगे, कोई अपना जमीन देने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि जमीन से क्या है, आप देखिएगा कि आपका जमीन से भावनात्मक लोगों को लगाव है। दो चीजों से देश में लोगों को भावनात्मक लगाव है। अगर आप महिला की बात करेंगे तो महिला से अगर आपने सोना गिरवी रखा दिया तो जीवन भर याद रखेगी, क्योंकि सोना वो उसके लिए सोना नहीं है, आभूषण आभूषण नहीं है। आभूषण उसके लिए एक भावना है। उसके माँ ने दिया था, उसके बाप ने दिया था, उसके शादी में अंगूठी उसके बहनोई ने दिया था, जीजा ने दिया था। तो सोना जो गिरवी औरतें रखती है उसको जीवन भर याद रखती है, क्योंकि वो सोना सोना नहीं है। दैट इज नॉट अ पीस ऑफ अ गोल्ड, दैट इज एन इमोशन फॉर द वीमेन। जो जमीन है, आप 1 बीघा जमीन का कितना हो, अगर बाप दादा का जमीन है तो उसको बेचना, दैट इज नॉट अ पीस ऑफ द लैंड माय डियर फ्रेंड फॉर द इंडस्ट्री। द पर्सन इज हैविंग द इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल कॉर्ड विद दैट लैंड। देश में जमीन दो ही स्थिति में बेचा जाता है जिसको लोग भद्रता नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आप जमीन बेचते हैं तो लोग खुश होता है कि ठीक है अपनी बेटी की शादी के लिए व्यक्ति जमीन बेच दिया है। या फिर अगर बेटी की पढ़ाई में अगर जमीन बेची जाती है, फिर भी लोग इसकी तारीफ करते हैं कि बेटा आईआईटी की तैयारी करने गया, मेडिकल की तैयारी करने गया, आईएएस की तैयारी करने गया, बाप जमीन बेच के पढ़ा रहा है। पर और स्थिति में अगर आप जमीन को बेचते हैं तो लोग उसको थू थू करते हैं, क्योंकि जमीन इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इट हैज एन इमोशनल क्वोशेंट अटैच्ड टू इट। तो जो जयप्रकाश नारायण वो बहुत सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी विडंबना है, इनके फिलॉसफी का बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि भारत ऐसे बड़े देश में डिसेंट्रलाइज चीजें नहीं चल पाएंगी। आप ग्राम सभा को और ग्राम स्वराज को इतना पावरफुल बना देंगे, कभी लैंड एक्विजिशन करने नहीं देगा, तो बड़े बड़े उद्योग तो लग ही नहीं पाएंगे। पर इनका कहना है कि हम बड़े उद्योग लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। पर जो बड़ा उद्योग होता है उसके साथ इकोनॉमी ऑफ स्केल लगता है। जो बड़ा उद्योग होगा उसके साथ क्या होगा, वो चीजों को प्रॉफिटेबल बनाता है, प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो बड़ा उद्योग नीड ऑफ द आवर है। यहां पर आप जेपी के सोशलिस्टिक आइडिया को बैकफुट पर पाएंगे। चौथा पॉइंट जेपी के सोशलिज्म में आप देखेंगे कि सपोर्ट फॉर द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड नेशनलाइजेशन रहेगा, है ना। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाता है भाई, इंटर
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जेपी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के बहुत बड़े, इनके सोशलिज्म आइडियोलॉजी में कोऑपरेटिव सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अमूल है, ये एक अच्छा आइडियोलॉजी है। अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर का उदाहरण है। अगर बिहार में तुम जाते हो तो डाक बंगला चौराहा पे जाओगे तो बिस्कोमान है, जिसको तुम बिस्कोमान भवन बोलते हो। बिस्कोमान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बिहार और झारखंड में है। जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तो यही बिस्कोमान आपको सस्ता प्याज देता है, टमाटर देता है, ठीक है। तो बिस्कोमान के अभी तो कोई आईएएस है, पर इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनील सिंह, ना, बहुत दिन तक इनका कब्जा रहा है सुनील सिंह का। आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसके ट्रेजरर है। और राष्ट्र लेवल पे अगर तुम देखोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है नेफेड। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण है। तो ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मच नीडेड और इट इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म ऑफ द जयप्रकाश नारायण। कैसे? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका ऑनर क्या होता है, मानते हैं कि 1000 किसान मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जिसका नाम है अमूल। ये 1000 किसान इसमें दूध दे रहा है, इसका हिसाब किताब हो रहा है, इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, इसका एक सीईओ होगा। पर इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन तय करेगा? 1000 किसान जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनेगा या किसी को चुनेगा। ये जो चुनेगा इसके बाद फिर ये एक और लोग को चुनेगा और ये लोग एमडी और सीईओ का चुनाव करेगा। इसका मतलब कि जो बिस्कोमान का जो अभी अध्यक्ष है वो भी आईएएस को बैठाया गया है। मतलब बिस्कोमान का अध्यक्ष जो डॉक्टर सुनील सिंह है नहीं भी रह सकते हैं, इसका चुनाव होता है। इसका मतलब कि जो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 1000 लोगों के द्वारा बन रहा है तो 1000 लोग एमडी कौन होगा और सीईओ कौन होगा इसका चुनाव करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत काम करता है। तो इसका मतलब कि अमूल एक प्रॉफिटेबल संस्थान है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बिस्कोमान एक प्रॉफिटेबल संस्थान है। आप अभी बिस्कोमान के देखेंगे तो 2-2 लाख रुपया तो इसका किराया मिलता है। बिस्कोमान का हर जिला में आप देखते होंगे कि खाद बांटता है बिस्कोमान। प्रॉफिटेबल संस्थान है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। यहां पर एक व्यक्ति एमडी और सीईओ नहीं है। यहां से मानते हैं कि 1000 आदमी था और प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ रुपया। दिस प्रॉफिट इसका मानते हैं कि 20%, 20 करोड़ रुपया, या मानते हैं कि 50 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया इसका फर्दर डेवलपमेंट के लिए हुआ। हम भाई नया प्लांट वगैरह बनाएंगे और ये जो 500 करोड़ रुपया बचा ये 1000 करोड़ में 1000 लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो इसके ऑनर हैं। तो ये बहुत अच्छा सोशलिस्टिक आइडिया है और यही आइडिया जयप्रकाश नारायण देते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर को ग्रूम करिए, कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाइए। इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में जो प्रॉफिट होगा एमडी सीईओ को नहीं जाएगा। अगर मानते हैं कि रिलायंस प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट कर रहा है तो मुख्य रूप से शेयर होल्डर्स को भी जाता है, पर मेन जो उसका मालिक है उसी के पास तो पैसा रह रहा है, ठीक है। पर यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही लोग तय किए हैं कि एमडी और सीईओ कौन है। चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, फिर जो एमडी और सीईओ है ये मिलकर डिसाइड करेगा कि भाई हम 1000 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, 500 का प्लांट लगाएंगे, 500 करोड़ रुपया प्रॉफिट है जो हमारा शेयर होल्डर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये होता है idea of the cooperative sector is a very close to the idea of the socialism where the wealth is collectively owned and the benefit is collectively distributed. I hope you will appreciate this point. तो अब जेपी बाबा के बारे में हम लोग खत्म करते हैं। जेपी चाचा क्या कहते हैं? एडवोकेसी फॉर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सर्वोदय की बात करते हैं। जेपी चाचा फिर डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करते हैं, यहां पर बड़े उद्योग के नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे और कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, सपोर्ट फॉर द कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर एंड द नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, और यहां पर भूदान मूवमेंट की भी बात करते हैं। यही आइडिया ऑफ द जेपी है। आपके पोर्टल पर इसका नोट्स अवेलेबल होगा, हम नोट्स बना के आपको दे देंगे। अब देखो जेपी के तो सोशलिज्म को हमने पढ़ लिया, तो अब हम लोग देखते हैं कि जेपी का क्रिटिसिज्म भी देख लिया जाए कि जेपी का पहला क्रिटिसिज्म क्या है। पहला है कि जेपी का जो आइडिया है ये फैंटेसी है। जेपी का ये टर्म इस्तेमाल किया गया, फैंटेसी है जेपी का। मतलब पूरे विश्व में कहीं भी सोशलिज्म आया है तो फोर्सफुल सोशलिज्म आया है, वायलेंट सोशलिज्म के थ्रू आया है। पूरे विश्व में कहीं भी थोड़ा बहुत जितना भी सोशलिज्म आया है फोर्सफुल आया है, वायलेंट आया है, शांति के रूप में कभी सोशलिज्म आया ही नहीं है। तो इनका जो आइडिया है वो फैंटेसी का आइडिया है। इनका जो आइडिया ऑफ द सोशलिज्म है इट इज मोर लाइक एन यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन आइडिया है। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा होता। कोऑपरेटिव सेक्टर में उदाहरण देते देते आपका हालत खराब हो गया। हमारा अमूल का उदाहरण आ रहा है, गिन के आप 15 उदाहरण दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पर कैपिटलिस्ट सरकार का अगर आप देखेंगे तो रिलायंस है, अदानी है, जीएमआर है, जीवीके है,
500 आपको उदाहरण मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो दिक्कत यहां होता है कि यहां पे जो लोग एमडी और सीईओ चुन के जाता है यही चोर होता है ना, तो क्या प्रॉफिट कमाएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इनका आइडिया है जेपी का, टू मच फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन है। जब टू मच फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, भारत ऐसे बड़े देश में इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का और ओवरऑल ऐसे भी डिसीजन मेकिंग का, वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो देयर इज टू मच फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन इन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और द सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण। चौथा, जेपी का कहना है कि जो स्टेट है आपका, जो राज्य है, वो क्या कर रहा है, कहां गया रे भाई, स्टेट एक अनइथिकल एक्टर है। स्टेट इज एन अनइथिकल एक्टर। स्टेट की को गरियाते हैं, स्टेट मतलब जो राज्य है, जो हिमायती लोग हैं, पर स्टेट हर जगह इमोरल एविल थोड़ी है। हर जगह स्टेट इमोरल एविल थोड़ी है। स्टेट अगर आप अभी देखें तो स्टेट किसानों के लिए डीबीटी चला रही है ना भाई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है ना, स्टेट ही तो पीडीएस स्कीम्स लेकर आ रहा है। हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है। हाँ कुछ कमियां होती हैं, पर हमारा जो स्टेट है वो मोर और लेस समाज के लिए काम कर रहा है। तो स्टेट को कंप्लीटली गरियाना कि स्टेट अनइथिकल बाय नेचर होगा, ये सही नहीं है। जेपी का ये कहना था कि स्टेट पर से इज अनइथिकल, तो पर स्टेट को हमेशा इमोरल एविल डिक्लेयर कर देना ये सही नहीं है। स्टेट को कौन बना रहा है, हम और आप बना रहे हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एमडी सीईओ है, सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी? क्योंकि जो तुम बात बोल रहे हो भाई कि 1000 लोग अगर इसके शेयर होल्डर हैं, 1000 लोग मिलकर एक फैक्ट्री बनाते हैं और एक्स में जो एमडी सीईओ है ये लोग चुनाव करके बनाते हैं, तो क्यों नहीं ये हिट हो रहा है? क्योंकि ये जो आपस में ही लोग चुन के आते हैं, ये जुगाड़ सिस्टम से सेटिंग से चुनाव करके आते हैं और उसका बुक ऑफ अकाउंट इतना गड़बड़ रखते हैं कि उस 1000 रुपया करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाता है और इन लोग बोलेगा कि नुकसान में चल गया, सब अपने पॉकेट में एमडी और सीईओ रख दिया। तो इनका भी तो वही हाल है। यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कम दिखेगा। तो हर चीजें का अपना अपना कमी है। तो ये था सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए हम बहुत क्रिस्प और क्लियर रखे हैं। इसका नोट्स तुम्हारे हम पोर्टल पर दे देंगे और अगले वीडियो में हम लोग जेपी का इकोनॉमिक आइडिया देखेंगे, है ना, कि एक जेपी ड्राफ्ट करते हैं, कैसे सर्वोदय प्लान को ड्राफ्ट करते हैं, वो कैसे गांधीयन प्लान से इंस्पायर्ड होता है, जो गांधीयन प्लान एस एन अग्रवाल का होता है, उसको डिस्कस करेंगे और पोर्टल पर इसका हम नोट्स दे देंगे। बस तुमने वीडियो को सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह तुमको सुनना था और तुम्हारा काम हो जाता। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।